वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं कीर्ति गोयल स्टडी फॉर सिविल सर्विस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो भी बच्चे यूपी पीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो स्टडी फॉर सिविल सर्विस का पेड कोर्स ज्वाइन करके कंप्लीट प्री प्लस मेंस की तैयारी कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिए गए हैं उन पर मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं। अदरवाइज आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस के ऐप पर जाकर वहाँ से कोई भी कोर्स परचेज कर सकते हैं। आज हम इस लेक्चर में हिस्ट्री के PYQ करेंगे और डेली आपको क्लास प्रोवाइड होती है। चलिए करते हैं हम इस क्लास को स्टार्ट बिना देरी करते हुए। जैसे कि आपको स्क्रीन पर प्रश्न दिख रहा है, 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, JB कृपलानी या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहाँ पे अगर सही आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, JB कृपलानी। तो 15 अगस्त 1947 को JB कृपलानी क्या थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो ये अध्यक्षता JB कृपलानी ने की थी। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में निम्नलिखित में से कौन नेता कहीं भी सम्मिलित नहीं हुआ था? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल या फिर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करेंगे, सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, महात्मा गांधी जी। यह जो है स्वतंत्रता दिवस के समारोह में कहीं भी शामिल नहीं हुए। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था और यह कथन किसका है? विपिन चंद्र का, R कोपलैंड का, RC मजूमदार का या फिर PE रॉबर्ट्स का। यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, R कोपलैंड। ठीक है, यह कथन किसका था? R कोपलैंड का था कि भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था। चलिए अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा कि ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था? योगेंद्र सिंह, रजनी कोठारी, MN श्रीनिवास या फिर KM पानिक्कर। यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करेंगे, सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, KM पानिक्कर। चलिए हम अगले प्रश्न को अब देख लेते हैं। निम्नलिखित अधिनियम में से प्रथम बार किसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद हेतु प्राविधान किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, पिट्स का भारत अधिनियम 1784, 1813 का चार्टर अधिनियम या फिर 1833 का अधिनियम। यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करेंगे तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 का है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम 1773 के तहत हुई थी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो यहाँ पे हो जाता है 1786 का जो एक्ट था उसके तहत जो है गवर्नर जनरल को अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया, किसमें समाप्त किया गया? तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 1813 जो था उसके चार्टर एक्ट के तहत यह एक अधिकार समाप्त किया गया था। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। चार्टर अधिनियम 1813 भारत के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण है? पहला कारण क्या दिया है? इसने ईसाई मिशनरियों द्वारा भारत में प्रचार पर रोक लगा दी। सेकंड ऑप्शन क्या है? इसने भारत के औद्योगिकरण पर जोर दिया। थर्ड, इसके द्वारा भारतीयों की शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया या फिर इसके द्वारा भारत में रेल तंत्र विकसित करने के लिए स्वीकृति दी गई। यहाँ पे अगर हम सही आंसर का बात करते हैं तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी कि इसके द्वारा भारतीयों के शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया था। तो यहाँ पे सही आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न को अब देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से किसे एक वर्ष से ब्रिटिश सरकार अंतिम रूप से भारत एवं इंग्लैंड में एक ही समय साथ साथ इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा आयोजित करने हेतु सहमत हुई थी? तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है, 1922 में। अगले प्रश्न को देखते हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंदर की गई? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जो स्थापना की अगर हम बात करते हैं, इसके जो है अधिनियम के तहत की गई थी।
तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाता है। पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 के तहत की गई थी। अगले प्रश्न को देखते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया था। तो उसने कैसे खोया था? 1833 का जब चार्टर एक्ट आया था, उसके उसमें क्या प्रावधान था कि जो चाय के व्यापारिक अधिकार नहीं होंगे। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को स्थानांतरित किया गया। क्राउन को स्थानांतरित किया गया किस एक्ट के तहत किया गया था? तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाता है, 1858 के भारत सरकार अधिनियम के अंदर। अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है? तो भारत का जो गवर्नर जनरल है उसको अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति दी गई है वो दी गई है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न को अब देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंदर भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई है? बजट पर जो बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई है भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत हुई है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की थी? तो परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई थी 1892 में होती है। जो ये अधिनियम था 1892 का, तो इस अधिनियम के द्वारा सर्वोच्च परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत होती है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई थी? काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। उच्च न्यायालय की जो इसमें स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो 1861 में होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंदर लागू हुई थी? तो प्रांत में जो द्वैध शासन प्रणाली लगी थी वो 1919 के तहत लागू हुई थी। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। निम्न कथन पर विचार कीजिए। कथन क्या दे रखा है? द्विशासन का अर्थ प्रशासन के विषय का दो वर्गों में विभाजन था। कारण क्या है? प्रांतों में उत्तरदायी शासन के बोध का प्रवर्तन कराने का प्रयत्न किया गया था। चलिए अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगले प्रश्न की बात कर रही हूँ, अभी इसका आंसर बता देती हूँ। जो कथन है कि द्विशासन का अर्थ प्रशासन के विषयों का दो वर्गों में विभाजन था, तो बिल्कुल सही बात है। कारण क्या है? प्रांतों में उत्तरदायी शासन के बोध का प्रवर्तन कराने का प्रयत्न किया गया, यह भी बिल्कुल सही है। मतलब ए और आर दोनों सही है और आर एक की सही व्याख्या करता है। अब होता है ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के मुख्य तत्वों में सम्मिलित थे। क्या सम्मिलित थे? एक संघ का प्रावधान, प्रांतों को स्वायत्तता देना, प्रांतों में द्विशासन की स्थापना, केंद्रीय विधायिका को संप्रभुता प्रदान करना। तो यहाँ पे कूट बताना है, मतलब एक से ज्यादा आंसर आपके यहाँ पे सही होने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सही आंसर की, तो एक संघ का प्रावधान था और प्रांतों को स्वायत्तता देना, मतलब ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है, जिसमें एक और दो बिल्कुल आपका सही है। चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 निम्नलिखित में से किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? साइमन कमीशन, लॉरेट कमीशन, क्रिप्स मिशन या फिर कैबिनेट मिशन? अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1935 जो था वो साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित था। अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इतना महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है? वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम बात कर लेते हैं अब अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था? एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है, यह वाक्य किसने कहा था 1935 के अधिनियम के बारे में? तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, यह वाक्य जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं अब। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था? तो 1935 में जो अधिनियम था इसमें जो अस्वीकार किया था यह किसने किया था? यह लखनऊ अधिवेशन 1936 के तहत हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो उनका अधिवेशन था लखनऊ अधिवेशन 1936, इसमें जो है 1935 जो अधिनियम था उसको अस्वीकार कर दिया गया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? तो जो 1935 का जो अधिनियम आया था उसको गुलामी का अधिकार पत्र जो कहा था वो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। यह किसने कहा? मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने यह कहा था।
चलिए हम अगले प्रश्न को अब देख लेते हैं। 19वीं शताब्दी में किस देश का भारत की ओर विस्तार कर डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था? एंग्लो अफगान संबंधों का जो आधार था, अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है रूस। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, पूछा है इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पुनर्जर्जिया कर, फरुखसियर, बिल्कुल सही है ये तो। मसूलीपट्टनम पर अधिकार, फोर्ड, ये भी बिल्कुल सही है। सती प्रथा निषेध अधिनियम, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, तो यह भी बिल्कुल सही हो जाएगा। दास्ता का अंत मेलकम ने किया, ये यहाँ पे गलत है, सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे ये वाला गलत है, तो ऑप्शन डी। और पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े किस अकाल को प्रकोप का समुद्र कहा गया? तो प्रकोप का समुद्र किसे कहा गया है? प्रकोप का जो समुद्र है वो कहा गया ऑप्शन डी को, उड़ीसा का अकाल, जो 1866 से 67 तक हुआ था। तो इसी के साथ हम करते हैं अपना लेक्चर यहीं पे समाप्त। अगले लेक्चर में मैं आपको आगे के क्वेश्चन दिखाऊंगी। और अगर आपको पीसीएस, आरओ, बीईओ, यूपीएसआई, एलटी की सिलेक्शन तक की तैयारी करनी है तो सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विस का पेड कोर्स ज्वाइन करके अगर आपने एग्जाम तक स्ट्रिक्टली फॉलो कर लिया तो सिलेक्शन आराम से हो सकता है, कट ऑफ आप आराम से पार कर सकते हो। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिए गए हैं उन पर मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम